Fine. So today we'll start a very important chapter, current electricity. It is very important weightage wise, and the concepts are also very important. That will be used again in future also if we take up science. So let us understand the basic concept of electricity. Okay. उसके पहले क्या क्या समझना पड़ेगा. So we have to first understand the concept of charge. Okay. हमें ये समझना पड़ेगा कि there are certain things which have charge inside them. Okay. And this charge can be classified into two different types of charges. Okay. Positive charge as well as negative charge. Okay. Now we have seen that inside the atom, the positive charge is given by the proton and the negative charge is given by electron. Okay. So two charges they attract each other, like charges they repel each other. ऐसा टाइप का एक बेसिक फिनोमेना रहता है. ठीक है. और जो चार्ज का यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं कूलम. तो वन चार्ज व्हाटएवर इट इज दैट इज वन कूलम. जैसे हाउ वी मेजर वेट इन टर्म्स ऑफ किलोग्राम, चार्ज इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कूलम. वी कैन टेक स्मॉलर यूनिट्स लाइक मिली कूलम, माइक्रो कूलम, नैनो कूलम. ठीक है. तो ऐसे टाइप का वेरी स्मॉल यूनिट्स आल्सो वी कैन टेक इन टर्म्स ऑफ कूलम. मिली मतलब 1000th 10⁻³ माइक्रो मतलब 1 millionth 10⁻⁶ और नैनो मतलब 1 billionth 10⁻⁹. ओके. तो दिस इज हाउ वी मेजर चार्ज. तो बहुत सारे सब चीज के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है. प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आ जाता है. ओके. नाउ the total charge is determined by the number of electrons in deficit. Okay, the positive charge में electrons will be in deficit और negative charge में electrons will be in excess. Okay, so whatever charge is there inside the object, it is because of electron being less or electron being more. अगर positive charge है मतलब electron less है और अगर नेगेटिव चार्ज है मतलब इलेक्ट्रॉन मोर है. तो दोनों पॉजिटिव नेगेटिव दे आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो टोटल चार्ज क्यू विल बी गिवन बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन. है ना. एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसको तुम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तुम मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हें टोटल चार्ज क्यू मिल जाएगा. ठीक है. इट कैन बी पॉजिटिव ऑल्सो, इट कैन बी negative also. So this is the formula that can be used to find out the total number of charge inside any given object. Okay, कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर. और ये जो E है, जो चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है, ये जो स्मॉल E है, ये इसका वैल्यू फिक्स है. इसका वैल्यू कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम. तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना छोटा होता है. 10⁻⁹ का मतलब पता है क्या हुआ? 0 पॉइंट करो, फिर 0.00000 ऐसे 19 जीरोस जाएगा, उसके बाद आएगा 16. ठीक है. तो इतना छोटा चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन का. सो 1 कूलम चार्ज मींस 1/10⁻⁻⁹ मतलब एक कूलम चार्ज के लिए मुझे इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे. okay, these many electrons then will be used up to form 1 coulomb. Okay, so electron is such a small quantity. Fine. So we have now first understood the concept of charge. Now we'll try to understand the concept of current. Okay, करंट का बेसिक मतलब क्या है? यहाँ पे देखो डेफिनेशन दिया हुआ है. करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. एकदम आसान. ठीक है. अगर एक वायर है, उस वायर में से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होते रहते हैं. ठीक है. इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यूसली कीप ऑन फ्लोइंग. सो दैट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी डिफाइंड एज करंट. ठीक है. तो जैसे तुम पकड़ लो कि एक पाइपलाइन है. ठीक है. वो पाइपलाइन में पानी कितना फ्लो हो रहा है. तो पाइपलाइन में कैसे पानी होता है, वैसे एक वायर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट होता है. ठीक है. अगर बहुत फास्ट बहुत हाई रेट पे पानी जा रहा है तो तुम क्या बोलोगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर इज वेरी हाई. इन दैट वेरी सेम मैनर अगर वायर के अंदर बहुत ज़्यादा चार्ज अगर जा रहा है तो तुम क्या बोलोगे? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट विच इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड एज करंट. करंट इज हाई. ओके. तो आई का मतलब क्या रहेगा? आई का मतलब रहेगा क्यू अपॉन टी. क्यू इज वॉट? चार्ज एंड टी इज टाइम. तो अज्यूम कर लो कि एक वायर है. एक वायर का तुम एक पार्ट एनालाइज कर रहे हो. तुमने ये देखे कि एक सेकंड के अंदर इतना चार्ज क्यों वहां अंदर से फ्लो हुआ. सो दैट आई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन टी. तो क्यू को तुम टी से डिवाइड करो तो तुमको करंट मिल जाएगा. ठीक है. और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पियर. आई होप यू रिमेंबर, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम भी देखे थे. द यूनिट टू मेजर करंट इज कॉल्ड एज एम्पियर. Now next page. Unit of current is called as SI unit of current is called as ampere. 1 ampere can be defined as the current which flows when 1 coulomb of charge passes through 1 second. So 1A is equal to 1C upon 1S. Okay, 1 ampere of the current can be defined as 1 coulomb of charge flowing through the cross section of a wire in 1 second. तो 1 ampere क्या हो जाएगा? coulomb per second भी हो जाएगा. coulomb per second. ठीक है.
तो एम्पियर और कूलम पर सेकंड एक ही बात होता है, ठीक है। नेक्स्ट, वी कैन ऑल्सो टेक एम्पियर इन अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी लाइक मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर। मिली मतलब 1000th, माइक्रो मतलब 1 मिलियंथ, नैनो एम्पियर भी कर सकते हैं 1 बिलियंथ, बट इतना छोटा करंट हम मेजर नहीं कर सकते, हमारे पास कोई मशीन नहीं है जो 1 बिलियंथ एम्पियर को मेजर कर सके, तो हम लोग इतना वो कंसीडर नहीं करते। मिनिमम टू मिनिमम कितना, 10⁻⁶, ओके। नेक्स्ट आता है फ्लो ऑफ करंट। इन मेटल्स द मूविंग चार्जेस आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर एक मेटल है, मेटल के अंदर बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री रहते हैं, दे आर अवेलेबल फॉर मूविंग इन रैंडम डायरेक्शन। तो इसलिए हम देखते हैं कि जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो भी वायर है, दे आर ऑल मेड अप ऑफ मेटल्स, ओके। उसके बाद इट इज गैसेस ऑल्सो। जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, जो मतलब लिक्विड जो जहाँ से फ्लो होता है, उसके अंदर कैटायन एनायन रहता है, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ओके। So in metals, electrons flow to conduct electricity, and in electrolytes, cations and anions flow to conduct electricity. Again, the total number of charge Q will be equal to N into E. E is the charge of one electron and N is the number of electron. And I we have seen that is equal to how much, Q upon T. Q के बदले क्या आ जाएगा, Ne. तो I is equal to Ne upon T. So this is the latest formula for current. I is equal to Ne upon T. ठीक है। सो सिंस 1 कूलम चार्ज कैरीज 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, हमने ऊपर देखे थे कि 1 कूलम चार्ज चाहिए तो इतना इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो इफ 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, इट इम्प्लाइज दैट 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स आर पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन इन 1 सेकेंड, ठीक है। हमने क्या देखे थे कि 1 एम्पियर ऑफ करंट इज बेसिकली 1 कूलम पर सेकेंड, 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। और 1 कूलम के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे कि अगर हमारा करंट 1 एम्पियर है, तो 1 सेकेंड में इतने सारे इलेक्ट्रॉन हमारे क्रॉस सेक्शन, वायर के क्रॉस सेक्शन में से पास होके जा रहा है, ठीक है। फाइन। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ओके फाइन, ओके। नाउ फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोटेंशियल, ओके। पोटेंशियल इज अ नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। तुम हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। तुम कभी भी कोई ऑब्जेक्ट का नहीं बता सकते कि इस ऑब्जेक्ट का पोटेंशियल इतना है। और पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, पोटेंशियल का मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट का करंट कंडक्ट करने का कैपेसिटी, कि वो ऑब्जेक्ट कितना करंट कंडक्ट कर सकता है, उसके अंदर कितना पोटेंशियल है, okay. The potential at a point in a region of charges is measured in terms of the work done in moving the electrons, okay. So in some cases electrons can move very easily, okay, they are at low potential. In some cases electron will not move so easily, they are at high potential, okay. So basically is measured in a region of charges is measured in terms of the work done in moving a test charge, okay. तो हम लोग जितना वर्क डन करते हैं उतना उसका पोटेंशियल है। अगर हाई वर्क डन, बहुत वर्क करना पड़ेगा, इट इज कॉल्ड एज हाई पोटेंशियल। और अगर बहुत कम वर्क करना पड़ेगा, इट इज, उसको हम लोग बोलते हैं लो पोटेंशियल, ठीक है। अब जैसे कि अज्यूम करो कि हमारे पास वाटर है, अगर पानी है, पानी विल ऑटोमेटिकली स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर लेवल to a lower level, we know that, okay. That is a basic and fundamental working of flow of water. In that very same manner, electric current will start flowing from a high potential to a low potential, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट फॉलो होता है, जैसे पानी कैसे ऑटोमेटिकली फ्लो करेगा, वैसे इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो करेगा। तो दो चीज के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, उस पोटेंशियल डिफरेंस से हाइट का डिफरेंस जैसा होता है, वैसे ही सेम पोटेंशियल डिफरेंस। तो हाइट का डिफरेंस ज़्यादा तो पानी बहुत फास्ट फ्लो होगा ना, अगर बहुत ऊपर से पानी आ रहा है। एंड दैट वेरी सेम मैनर अगेन, अगर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस है, तो करंट विल ऑल्सो बी वेरी वेरी हाई, okay. So hence potential difference can be calculated. You can say that these two surfaces are at potential difference of 10 volt, 100 volt, 1 volt, 5 volt वगैरह वगैरह तुम बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन तुम पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि पोटेंशियल कंडीशन टू कंडीशन, मटेरियल टू मटेरियल इज डिफरेंट, ओके। अगर तुमने कॉपर लिए तो इस कंडीशन में उसका पोटेंशियल इतना है, उस कंडीशन में उसका पोटेंशियल इतना है। अगर तुमने वुड लिए, कॉपर लिए, जो भी लिए, ठीक है, तो अलग इसमें अलग होता है। तो एग्जैक्टली पोटेंशियल कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, बट पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी कैलकुलेटेड, ओके। So potential at a point is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to that point, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर सरफेस का पोटेंशियल कितना रहेगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो वर्क डन करना पड़ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल, ठीक है। तो अज्यूम करो कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए बहुत हाई अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ रहा है, तो हाई पोटेंशियल, ओके। पोटेंशियल बहुत हाई है, यहाँ पे करंट फ्लो करना मुश्किल है।
और अज्यूम कर लो कि इलेक्ट्रॉन आराम से मूव हो रहा है, डिफिकल्टी नहीं, ओके, easily we can move potential from here to there, no problem. So we can say it is at a very low potential. Okay, potential is denoted by symbol V. It is a scalar quantity. ठीक है. Now ये तो आगे उसका और further explanation या notes दिया है that you can go through, that is simple. Okay, now next they have given more explanation of that. Bringing a test charge q from infinity to that point. Assume karo this is a charged body, a positively charged body, and this is the point P. Okay, and we are bringing a charge q from infinity. Infinity basically infinity का मतलब बहुत दूर. Infinity means infinite distance, लेकिन infinite distance तो possible नहीं है ना. तो यहाँ पे in this case q means what? Very large distance. तो बहुत ही बड़े distance पे मैंने q को move करके मैं point P पे लेकर आया. ठीक है. तो उसमें जो वर्क डन लगा that will be potential of charge, this charge body. ओके, अगर इसमें बहुत हाई पोटेंशियल है तो इसको अट्रैक्ट करके लेकर आ जाएगा, अगर इसमें लो पोटेंशियल है तो अट्रैक्ट करके नहीं ला पाएगा वो. ठीक है. सो दिस इज बेसिकली द मीनिंग ऑफ चार्ज बॉडी. बॉडी कैन भी, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लिखा हुआ है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहेगा, और अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा. सो दोनों पॉसिबल है. ओके, नाउ वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन क्यू. नाउ वर्क डन इज द टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू अट्रैक्ट दैट चार्ज क्यू, एंड क्यू जो चार्ज को अट्रैक्ट किया जा रहा है दैट इज गिवन बाय चार्ज क्यू. तो V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, दैट इज द पोटेंशियल का फॉर्मूला. ओके, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू. फ्रॉम दिस फॉर्मूला आई कैन से दैट द वर्क डन इज इक्वल टू क्यू इंटू V. It's a very important formula. It is used again and again. Even if you take physics in 11th and 12th, वहाँ पर भी ये formula keeps on getting repeated. Work done for an electrical device for a charge is equal to what? Q into V, where Q is the charge and V is the potential difference. Remember that. Okay. इसके ऊपर सम्स भी आएगा, तो सम्स भी अपने को ये फॉर्मूले से करना पड़ेगा. ठीक है. नाउ यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. नाउ V इज इक्वल टू व्हाट? W अपॉन Q ना. तो यूनिट ऑफ पोटेंशियल V विल बी इक्वल टू यूनिट ऑफ वर्क डन W अपॉन यूनिट ऑफ चार्ज Q. ओके, तो पोटेंशियल V का नाम हमने क्या दे दिए? वोल्ट नहीं दिए. इट वाज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट वोल्टा. तो वोल्टा ने बैटरी इन्वेंट किया था. ही इज रिस्पांसिबल फॉर द इन्वेंशन ऑफ अ बैटरी. तो उसी वोल्टा नाम से हमने क्या नाम रखे? वोल्ट. और हमने क्या डिफाइन किए? द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट when 1 joule of work is done to bring a charge of 1 coulomb from infinity to that point. Hence 1 volt is equal to 1 joule per coulomb. Understood? So we can say from over here that the potential at a point, at a point can be defined to be 1 volt if 1 joule of work is being done to attract a charge of 1 coulomb from infinity to that point. Understood? I'm assuming that you are able to understand. If you're having any doubt, you can send me on WhatsApp group also. Okay, you can ask me tomorrow. So 1 joule is 1 volt is 1 joule per coulomb. Okay, फिर क्या आता है? Potential difference. ओके, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अभी अज्यूम कर लो कि हमारे पास दो सरफेस है. ठीक है. The potential difference PD between 2 points is equal to the work done in moving a unit positive charge from one point to another. ठीक है. अब सपोज तुम्हारे पास दो सरफेस है, एक सरफेस है A और एक सरफेस है B. इसका पोटेंशियल है VA, इसका पोटेंशियल है VB. तो VA माइनस VB करोगे, डिफरेंस में we subtract, we do not add, we just subtract. So difference in the potential will give me the total amount of work which is done to move the charge from A to B या फिर from B to A. तो इन दोनों के बीच में अगर एक चार्ज को मुझे मूव करना है, ठीक है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, दैट विल बी गिवन बाय W अपॉन Q. ओके, नाउ रीड द फॉर्मूला अगेन. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट is equal to the work done W in moving a unit positive charge, which means Q, from one point to another, which means A to B. तो VA माइनस BB. ठीक है, समझ में आ रहा है? सो ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला. ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस का भी सेम वही यूनिट है. 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम. द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ द वर्क डन इज 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. तो A टू B मूव करने के लिए अगर मुझे 1 जूल ऑफ वर्क डन किया A टू B मूव करने के लिए एक कूलम के चार्ज को, तो 1 वोल्ट इज 1 जूल पर कूलम. ओके, अंडरस्टूड? तो ये हो गया अपना पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस. वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको ध्यान में रखो, अच्छे से पढ़ो. कुछ डाउट रहेगा तो टुमारो आई विल एक्सप्लेन दैट. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विद कंसेप्ट ऑफ रेजिस्टेंस आल्सो. अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? ठीक है. अब अज्यूम करो कि दैट यू आर ड्राइविंग अ कार. ओके, तुम कार ड्राइव कर रहे हो एंड यू आर गोइंग फ्रॉम व्हाट लाइक बॉम्बे टू दिल्ली यू आर गोइंग.
ठीक है। अब अगर हाईवे में तुम गाड़ी चला रहे हो, पूरा रास्ता अगर खाली है, ओके, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारा हाईवे एकदम सिंगल लेन पूरा खुला हुआ है, देन योर कार विल रीच अ मैक्सिमम स्पीड, तुम बहुत जल्दी जल्दी दिल्ली पहुंच जाओगे, योर ट्रैवल विल बी नॉट दैट मच टाइम कंज्यूमिंग। ओके। और सेकंड केस अज्यूम करो, यू आर गोइंग फ्रॉम बॉम्बे टू दिल्ली, अगेन तुम हाईवे पे हो, और हाईवे पे सिर्फ ट्रैफिक है, यहाँ से कोई दूसरा आदमी खड़ा है, वो जंप मार रहा है, यहाँ पे पत्थर पड़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ दुकान लगी हुई है रास्ते के बीचों बीच। अज्यूम कर लो कि तुम्हारा जो रोड है, उस रोड के अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शन है। तो उस ऑब्स्ट्रक्शन को ओवरकम करने के लिए तुम सीधा सीधा नहीं जा सकते, तुमको ऐसे लेफ्ट राइट ऐसा तुमको डॉज करते 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 जाना पड़ेगा। यू विल नॉट गो, एकदम सीधा रास्ता नहीं है तुम्हारा, रास्ते में सब ट्रैफिक, लोग, ये वो सब भरा पड़ा हुआ है। तो ये जो ऑब्स्ट्रक्शन है, अज्यूम करो दैट कार जो तुम चला रहे हो दैट इज एन इलेक्ट्रॉन, और जो हाईवे है वो पूरा वायर है अपना, तो एक इलेक्ट्रॉन वायर के अंदर फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग इनसाइड द वायर, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन पे जो ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर होगा, दैट ऑब्स्ट्रक्शन इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रीली। अगर इलेक्ट्रॉन इज नॉट बीइंग एबल टू मूव फ्रीली, विच मीन्स दैट के करंट इलेक्ट्रिसिटी विल डिक्रीज। तो रेजिस्टेंस बढ़ता है तो करंट कम होता है, क्यों? क्योंकि चार्ज तो फ्लो नहीं हो पा रहा। लेकिन अगर रेजिस्टेंस बहुत लेस है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, रास्ता पूरा खाली है, नॉर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन, ओके, वी आर एबल टू मूव एकदम आराम से, देन करंट विल आल्सो बी वेरी वेरी हाई। Okay, so the obstruction offered to the flow of current by the conductor or wire is called its resistance. Okay, cause of resistance क्या आता है? A metal is a very has a very large amount of structure. तो assume करो कि तुम्हारा जो वायर है वो किसका वायर है, वो कॉपर का वायर है, ठीक है। तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेगा और जो एटम रहेगा वो रैंडमली अरेंज रहेगा, उसके अंदर प्रॉपर लेवल में अरेंज नहीं रहेगा। हम कॉपर के मॉलिक्यूलर लेवल में जाके उसको एक लेवल में अरेंज नहीं कर सकते। ओके, तो उसकी वजह से क्या करना पड़ेगा अपने को उसका अलग अलग जो क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन है, उसको सब डॉज करके, सब ऑब्स्ट्रक्शंस को ओवरकम करके उसको अलग अलग रास्ते से जाना पड़ेगा, ठीक है। नो मटेरियल इन दिस यूनिवर्स इज परफेक्टली, मतलब बोलते ना, अरेंज्ड। एवरी मटेरियल इन दिस यूनिवर्स हैज सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। द बेस्ट जो अपना ये है, क्या बोलते हैं, कंडक्टर है, ठीक है। जो कंडक्टर होता है, सबसे अच्छा कंडक्टर होता है गोल्ड। Okay, so gold is the best conductor that we have. Okay, just one second, let me just find an current. हाँ, तो gold is one of the best conductor of electricity, but still gold will be having a certain amount of, what do you say, resistance. ऐसा नहीं कि gold का resistance एकदम zero है। So obviously look at this thing। अच्छा, मैं यहाँ पे तुमको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखो, ये ऐसा एक वायर है, ये वायर है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो सीधा एकदम एक डायरेक्शन में फ्लो नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉन को ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन है, यहाँ एटम से टकराएगा, वहाँ एटम से टकराएगा, यहाँ टकराएगा, उधर जाएगा, ठीक है। उसकी वजह से ये देखो, लुक एट दिस थिंग, लुक एट दिस थिंग। सो माय इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी मूविंग फ्रीली, यहाँ पे उसको सब ट्रैफिक ये सब उसको ओवरकम करके जाना पड़ेगा। दिस इज द रीजन व्हाई वी आर हैविंग रेजिस्टेंस, एंड देयर इज नो मेटल, देयर इज नो कंडक्टर इन द यूनिवर्स व्हिच इज हैविंग परफेक्ट अरेंजमेंट। कि एकदम परफेक्ट अरेंजमेंट है, यहाँ से हम लोग आराम से निकल जाएंगे, ऐसा करके कभी नहीं होता। सो दिस इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस। तो जितना रैंडम एटम ज्यादा रहेगा उतना रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा, जितना रैंडम एटम कम रहेगा उतना रेजिस्टेंस कम रहेगा, ठीक है। नाउ हाँ, ये देखो यहाँ पर, अरे ये डायग्राम, सेम डायग्राम तो इधर भी है। ओके, व्हेन नो पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग रैंडमली, ऑल द फोर्सेस आर कैंसिलिंग आउट ईच अदर, ठीक है। व्हेन अ पोटेंशियल इज अप्लाइड, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स विल स्टार्ट मूविंग इन वन डायरेक्शन, दिस लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ करंट, और जो ऑब्स्ट्रक्शन है दैट विल लीड टू द क्रिएशन ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या बोलता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, यहाँ पे शायद तक उसके ऊपर डायग्राम में दिया रहेगा, नहीं नहीं दिया हुआ है। ओके, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ओके, ऐसा मुझे लिखने दो, एक सेकंड। अरे जस्ट वन सेकंड। वोल्टेज V is directly proportional to current I. Okay, this is the Ohm's law. When I remove the sign of proportionality, I have to add up a constant, है ना। तो V क्या बन जाएगा, V इज इक्वल टू कांस्टेंट के बदले क्या आएगा, कांस्टेंट के बदले आ जाएगा R। तो V इज इक्वल टू R इंटू आई, ठीक है।
आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड नाउ। V इज इक्वल टू आर आई, तो ये फार्मूला मुझे मिल जाएगा। कौन सा वाला फार्मूला? ये वाला फार्मूला मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ओम्स लॉ। अब ये हम लोग ओम्स लॉ का स्टेटमेंट देखेंगे कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। ओके, तो स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, जस्ट वन सेकंड, लेट मी जस्ट गो अप। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट इज फ्लोइंग इन अ कंडक्टर, द करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। है ना, तो मैंने क्या बोला, पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू आई, आई इज प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, एक ही बात है। ठीक है, अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स प्रोवाइडेड दैट द फिजिकल कंडीशन एंड द टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर रिमेन्स द सेम। है ना, तो तुमने अगर एक वायर लिए और वायर का फिजिकल कंडीशन का मतलब क्या होता है कि उसका लेंथ, उसका टेम्परेचर, उसका डेंसिटी सब तुमने सेम रखे, उसको तुमने चेंज नहीं किया, और टेम्परेचर भी कांस्टेंट है। तो ऐसी सूरत में, ऐसे हालत में हमेशा क्या होगा, दैट करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाओगे उतना करंट बढ़ेगा, जितना कम करोगे उतना करंट भी कम होगा। तो ये होता है ओम्स लॉ। ठीक है, सो therefore I can say that I is proportional to V. So if both of these are quantities are proportional, then V upon I will always be constant. Any two quantities which are directly proportional, their ratio will always be constant. It's a law. So V upon I is constant. Okay, तो हम लोग उस कांस्टेंट को नाम क्या दे देंगे, आर दे देंगे। वी पुट द कांस्टेंट इक्वल टू आर, तो वी अपॉन आई इज इक्वल टू आर। आई को ले लो वापस वहां पर, तो वी इज इक्वल टू आई आर। और अगर आई बन गया वन इन दिस फॉर्मूले, इफ आई बिकम्स वन, देन वी इज इक्वल टू हाउ मच, वन इंटू आर, विच इज आर ओनली। ओके, तो हेंस यहाँ से हम डेफिनेशन देंगे, thus the resistance of a conductor is numerically equal to the potential difference across its ends when the unit current flows through it. Okay, when there is unit current, when I is equal to 1, then I can say that resistance is equal to the potential difference, R is equal to V. तो resistance क्या होता है? Resistance होता है potential difference ही जब current रहता है 1। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Thus the resistance of a conductor is numerically equal to the potential difference across its ends when the current flowing through the conductor is 1। ठीक है, तो यूनिट ऑफ आर निकालेंगे अभी हम लोग। आर का हम लोग ने, रेजिस्टेंस का यूनिट हम लोग ने अलग एक नाम दिए, नेम आफ्टर जॉर्ज ओम। उस साइंटिस्ट के ऊपर हमने नेम देके बोले कि रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो होता है ओम्स। ठीक है, और ओम्स का सिंबल क्या होता है, ये ग्रीक अल्फाबेट ओमेगा है। ठीक है, तो ओमेगा इज द सिंबल ऑफ ओम्स। तो रेजिस्टेंस 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, ऐसा करके हम लोग बता सकते हैं। और जनरली क्या रहेगा, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई ना, तो वी का यूनिट इज वोल्ट्स ओनली एंड आई का यूनिट इज एम्पियर, तो वी पर एम्पियर, वी ए इनवर्स, ऐसा भी ले सकते हैं, या फिर उसको हम लोग लिखेंगे ओम्स। ठीक है, फाइन। सो अच्छा, ये भी बताता हूँ मैं। सो देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी ऑफ 1 ohm if 1 ampere of current flows through it when the potential difference of 1 volt is applied through it। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस विल बी 1 ohm when potential difference of 1 volt creates a current of 1 ampere, hence that will be the definition of 1 ohm। in this thing also I can take kilo and mega। किलो मतलब 1000 और मेगा मतलब 1 मिलियन। तो किलो ओम कितना रहेगा, 1000 ओम। 1000 मतलब 10 to 6, और मेगा ओम क्या रहेगा, मिलियन मतलब 10 to 6। सॉरी, किलो मतलब 10 to 3 और मेगा मतलब 10 to 6। किलो का मतलब होता है 1000 और मेगा का मतलब होता है मिलियन। ठीक है, फाइन। So today is the first lecture, so I'm ending it over here. Okay, I'll be sending a group of questions in WhatsApp group। Okay, तो उसका आंसर मुझे कल तक का करके दो। ओके, वो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग डेफिनेशन वाले, सिर्फ रेजिस्टेंस, वोल्टेज वगैरह ये। ओके, एंड टुमारो आई विल ट्राई टू कीप जो 8 बजे का तो फिक्स रहेगा, 8 बजे अपना रोज का एक टाइमिंग फिक्स कर लेते हैं इंशाल्लाह। ओके, एंड 4 बजे अगर रहेगा तो आई विल गिव यू अ मैसेज। फाइन, सो विल कंटिन्यू टुमारो।